ये हमारा बच्चे सिलेंडर है। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन कितना है, रेडियस आर है ना। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल एंड इट इज द बॉटम। ये सिलेंडर का बॉटम, ये ग्राउंड टच कर रहा है, ये ग्राउंड टच कर रहा है। ये क्या है बच्चे, सिलेंडर है। ये लेंथ एल है, ऐसे रखा हुआ है। पानी हम कहां तक भरे हैं इसमें, क्वाड्रेंट तक। यहां तक हमने पानी भरा या लिक्विड भरा। दिस इज द लिक्विड, राइट। अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर ड्यू टू एक साइड में पानी है, एक साइड खाली है। इधर से हमारा कितना फोर्स लग रहा है। एक काम, ये हमारा सेंटर हो गया सिलेंडर का। समझ में आ रहा है ना बच्चे। हमें फाइंड करेंगे ये लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो। ये हाइट कितना हो गया, आर हाइट तक, एक क्वाड्रेंट हाइट तक है, राइट। हम क्या करेंगे बच्चे, ये लाइन को ज्वाइन करें। एक काम करो, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, मान लो ये डिस्टेंस हमारा हो गया एच। इस जगह में प्रेशर क्या होगा, ये ऊपर से ये डिस्टेंस को मैं मान लिया एच। स्पेशली ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा नॉन मेडिकल के है, लेकिन जब मैं रिजल्ट पे आ जाऊंगा लगेगा ये कुछ था ही नहीं। यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच होगा ना, ऊपर से हाइट एच हो गया। और इस लेवल पे हर जगह में प्रेशर, तो यहां पे प्रेशर कितना हो गया, इस जगह में प्रेशर रो जी एच। ये तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन करो। ये आपका आर है। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, कितना, थीटा। देन ये वाला हाइट हमारा कितना है, एच। देन इस जगह में जो प्रेशर होगा दैट इज रो जी एच। और ये प्रेशर के वजह से इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। एम आई राइट। ये रेडियस की डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में लगेगा। ये प्रेशर की वजह से रेडियल डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। ओके। अच्छा, अब फोर्स बिना एरिया की थोड़ी ना लगेगी। मैं क्या करता हूं, इधर थोड़ी सी कट कर दूं। कट कैसे करूंगा, ऐसे देना बेटा। तेरा ये कौन सा वो मार्कर वाला, हाँ हाँ। ये देख रहे हो ना, ये सिलेंडर है, ठीक। ये हो गया सिलेंडर। मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर हो तो ठीक होता है। कहाँ है, दे। गिरेगा तो नहीं पानी। अब मैंने क्या किया बच्चे, इधर से ये हॉरिजॉन्टल हो गया है ना। मैं फिर गया इस एंगल तक, इधर से एक स्ट्रीप इमेजिन करूं, समझ रहे हो। ये एंगल थीटा, ये एंगल डी थीटा। ये जो एंगल हुआ, इस एंगल को ले लूं कितना, डी थीटा। फिर क्या करूंगा, इधर एक स्ट्रिप कट कर दूंगा ऐसे, क्योंकि पानी जो है पूरा सिलेंडर की लेंथ तक है, यहां तक। तो इसमें एक ऐसे कट मार दिया, ऐसे ऐसे। समझ में आया। तो ये जो लेंथ है, यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये कितना हो जाएगा, डीएल। आर्क के ऊपर है, डीएल हो गया।
तो इसकी विड्थ हो गया dl, स्मॉल dl। तो ये आप देखो ऐसे करके लास्ट तक सिलेंडर के एंड तक लेके जाऊंगा। सिलेंडर का लेंथ कितना है? सिलेंडर का लेंथ L। देन पूरा प्रेशर जो है इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे, स्ट्रिप पे प्रेशर लग रहा है ऐसे। प्रेशर की वजह से ये एक छोटा सा एरिया निकलेगा जिसके ऊपर फोर्स बन रहा है। समझ में आया है? समझ में आया नहीं आया? मतलब ये सिलेंडर का साइड है, ये सिलेंडर का साइड है, सिलेंडर का साइड हम देख रहे हैं। अब ऐसे एक स्ट्रिप कट कर दी हमने जिसकी सिलेंडर का लेंथ हो गया L, ऐसे ऐसे स्ट्रिप कट कर दी। ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है? dl। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है प्रेशर की वजह से। देन ये फोर्स को मैं ले लेता हूं df। व्हाट इज दैट फोर्स? ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। कितना लग रहा है? ये सारे टोटल फोर्स ये मिलके फोर्स ऐसे ही लग रहा है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। ये टोटल फोर्स मेरा कितना है? df। ओके, कोई डाउट इसमें? विजुअलाइज हो गया है? विजुअलाइज हो गया। देन व्हाट इज द df? df इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये जो स्ट्रिप मैंने कट किया इसकी विड्थ हो गया dl, ये वाला dl हो गया, ऐसे लंबा काट दिया dl। देन ये एरिया कितना है? dA प्रेशर इंटू dl इंटू l। एम आई राइट? ये लेंथ इंटू इसकी विड्थ, एरिया आ गया। प्रेशर कितना है बच्चे यहां पे? रो जी एच dl, d स्मॉल l इंटू कैपिटल L। h कितना होगा? ये h है ना, h कितना होगा? ये r, रेडियस r, ये थीटा, h इज इक्वल टू r साइन थीटा। रो जी एच इंटू एच, एच आपका हो गया r साइन थीटा। dl कितना है? r d थीटा। देख रहे हो ना, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये d थीटा हो गया, ये d थीटा हो गया, ये हमारा dl हो गया। dl इज इक्वल टू r d थीटा। एम आई राइट? एंड ये वाला जो हाइट है h, h इज इक्वल टू r, h इज इक्वल टू r साइन थीटा। ओके, ये मैंने क्या लिखा? dl इंटू l। इसमें कांस्टेंट क्या है? रो जी r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया df। df कौन सा डायरेक्शन में लग रहा है? इधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। अब इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और इधर वर्टिकल लाइन ले लो। एम आई राइट? इसको लिख लेते हैं dfx एंड इसको ले लेते हैं dfy। एम आई राइट? ये हॉरिजॉन्टली, ये जो भी फोर्स होगा सब एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्शन क्या होगा? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कैसे एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? अच्छा, इफ दिस एंगल इज थीटा, इज दिस एंगल थीटा, देन dfx इज इक्वल टू df cos थीटा। और dfy कितना है? df sin थीटा, राइट? आया समझ में? आप ये देखो, ये dfx मेरा कितना हुआ? दैट इज df cos थीटा। बट df मेरा कितना था वहां पे? रो जी आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये वाला cos थीटा इधर आ गया, राइट? किसी भी एंगल में फोर्स हो, हर फोर्स को हम रिजल्व करेंगे एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। टोटल एक्स एक्सिस में कितना फोर्स हुआ फाइंड करना है, मतलब टोटल फोर्स इन राइट अलोंग द राइट साइड। दैट विल गिव, और सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए।
एक्स कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस में होएगा ना, तो एक ही डायरेक्शन में होएगा, तो सीधा ऐड करना है। सीधा ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन करना है। एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एक काम करो बच्चे, इसमें 2 डिवाइड कर दो और 2 मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? 2 डिवाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, दैट विल बी इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा। समझ में आया मैं क्यों 2 डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया? अच्छा, अब लोअर लिमिट स्टार्टिंग हम यहां से कर रहे हैं। थीटा इज 0 हियर। जब मैं नीचे जाऊंगा थीटा आपका कितना हो जाएगा? 90 तक आ जाएगा। ये 0 to 90 रेडियन में रखना है यहाँ पे, पाई बाई 2। दैट इज इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में है? 2, तो इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है ना, 0 to पाई बाई 2। ओके, ये 2 बाहर आ गया। रो जी आर स्क्वायर बाई 4, अच्छा माइनस है। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, माइनस आएगा तो साइड चेंज, दोनों चेंज हो जाएंगे पोलैरिटी। ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos पाई, सो दैट इज इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 cos 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ -1 कितना हो गया? सो दैट इज रो जी आर स्क्वायर बाई 2। ओके, this is the net force along x-axis। समझ में आ गया रिया? बेसिकली नॉन मेडिकल वाले, हाँ माता जी आया समझ में? कोई डाउट पूछ ले। आ गया? अच्छा, फिर हम चलते हैं y कंपोनेंट। y कंपोनेंट इज along y एक्सिस, देन व्हाट इज dfy? dfy इज इक्वल टू df sin थीटा। df sin थीटा, df का वैल्यू कितना है? रो जी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, और ये वाला साइन थीटा आ गया। सो दैट इज इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, एक काम करो इधर 2 डिवाइड कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत? देख रहे हो ना, 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज रो जी आर स्क्वायर बाई 2। ऐसे क्यों किया? ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, नहीं 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैं कर ही नहीं सकता जब तक मतलब साइन कॉस की फॉर्म में बदलू ना। सो दैट विल बी इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, राइट? देन टोटल एफ वाई विल बी इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, and that is equal to rho g r square by 2 1 d थीटा। ये थीटा हो जाएगा। दिव्यो गाल में गाल से थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ठीक करो। माइनस cos 2 थीटा का कितना है? sin 2 थीटा
डिवाइड बाय 2, 0 to पाई बाय 2. So that will be equal to रो जी आर स्क्वायर बाई 2. पहले पाई बाई 2 पुट करो, पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा ना, है माइनस लोअर लिमिट पुट करो जीरो, ये भी जीरो, कितना आया ये रो जी आर स्क्वायर पाई बाई 4, दैट इज रो जी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. ओके, एल का सेट, बट हमने गड़बड़ नहीं कर दी, एल का गायब कर दिया. ये एल, मैं कह रहा हूं यार क्या गड़बड़ हो रहा है, डायमेंशन मैच नहीं हो रहा. तुम भी सारे बैठे हो क्या, हैं? डीएफ का वैल्यू रो जी आर स्क्वायर इंटू एल. मैं कह रहा हूं बिना एल के काम कैसे बन गया ये, इधर लेंथ क्यों नहीं आया. हाँ, कहाँ है वो, बंद कर देना फिर दोबारा हो जाएगा. तो हमारा यहाँ पे एल तो हमने मिसिंग कर दिया, इधर कॉपी करने में इधर एल आ गया, तो इधर एल आएगा. ठीक, इधर भी एल आ जाएगा, इधर भी एल आएगा, इधर भी एल आएगा, इधर भी एल आएगा. अच्छा, इसमें भी एल आएगा, है ना, इधर भी एल आएगा, सब में, है ना, मिस्टेक थी ना. एल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बाद में मैं लिख देता हूँ. देन हम आ गया, हाँ, आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 4. किसमें, फाइनल में है आर स्क्वायर इंटू एल. सो हमारा यहाँ पे जो टोटल रिजल्ट में फोर्स आया, एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स हो गया हमारा रो जी आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई 2. देन एफ वाई कितना हो गया, रो जी पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय 4. ठीक,
देन रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये हो गया एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ वाई, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, एम आई राइट। ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। देन रिजल्टेंट फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर रूट ओवर, राइट। इसमें क्या क्या कॉमन जा सकता है, दैट इज इक्वल टू रो जी आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 2 कॉमन जा सकता है, रूट ओवर ऑफ रो जी आर स्क्वायर एल बाई 2 कॉमन चला गया, ये हो जाएगा 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, और 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर रूट ओवर करेंगे। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, एम आई राइट। ये एंगल सपोज बीटा है, देन हमारा फोर्स कहां एक्ट करता हुआ, रिजल्टेंट फोर्स का सेंटर कहां पे है, ये एंगल बीटा हो जाएगा, देखो ये एंगल बीटा है ना, ये एंगल बीटा, और ये पास होगा रिजल्टेंट फोर्स सेंटर के थ्रू। देन ये बीटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एफ वाई, ये एंगल ले लो बीटा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। एफ वाई कितना है, रो जी पाई आर स्क्वायर एल डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 2 रो जी आर स्क्वायर एल, एल एल कट गया, आर स्क्वायर कट गया, जी जी कट गया, रो कट गया, 2 काट दो 2 आ गया, दैट इज पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री। ये कैसे हो सकता है, पाई बाई 2 कैसे हुआ, 90 डिग्री मतलब पूरा बॉटम से, बीटा बीटा हमने कहां से लिए, बॉटम से, बॉटम से, हाँ ये तो थीटा है, ये वाला बीटा तो एक ही आएगा ना, बीटा हम रिजल्टेंट फोर्स वाई एक्सिस के साथ क्या, नहीं ये तो जनरल एंगल थीटा है ना, ये तो बदलता है, ये एंगल इधर h बाई 3 में है, नहीं ये एक जगह में एक्ट नहीं करेंगे, ये रिजल्टेंट फोर्स जरूर है, एक जगह में एक्ट नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है, एक जगह में एक्ट नहीं करेंगे, ये रोटेट करेगा, टॉर्क डेवलप होगा, एफ एक्स और एफ वाई आर नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, सो देयर विल बी टॉर्क, ये आपका रोटेट करेगा, समझ में आ गया, रोटेट करेगा। वर्टिकल हाइट का फोर्स h बाई 3 पे होता है, याद है ना, वर्टिकल जो सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स h बाई 3 में, वर्टिकल फोर्स आपका अलग जगह में एक्ट करेगा, सो द लोकेशन ऑफ द फोर्स इज नॉट द सेम, एफ एक्स और एफ वाई एक जगह में एक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्स एक्स वाला फोर्स हॉरिजॉन्टली h बाई 3 पे एक्ट करता है, ये हम कल क्वेश्चन में किए थे, ध्यान होगा, है ना। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इसकी सेंटर अलग जगह में, मतलब द सेंटर ऑफ फोर्स इज डिफरेंट, ये एफ वाई हो गया, एफ वाई आपका, एफ वाई आपका इधर कहीं एक्ट कर रहा है, एफ एफ एक्स आपका इधर कहीं एक्ट कर रहा है, समझ में आ गया। सो दैट्स व्हाई दे विल गिव ए टॉर्क,
सो टॉर्क हम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट इट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, राइट? इट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। एक बार क्लिप ले लो। नहीं, सीधा कैसे जाएगा? ये उठेगा भी, आगे भी जाएगा। ये उठ नहीं पाया तो ऐसे रोल करके जाएगा, एम आई राइट? टॉर्क लगेगा ना उसके ऊपर, टॉर्क लगेगा। रूप मान लो ऐसे सिलेंडर रख दे, वो जाएगा कैसे? घूम घूम के जाएगा, तो टॉर्क तो लगेगा उसके ऊपर। सो द फोर्सेस, द सेंटर ऑफ वर्टिकल फोर्स एंड सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। ओके, अच्छा अब देखो एफ एक्स और एफ वाई मैंने लिख दिया, बट ये एफ एक्स और एफ वाई सपोज मेरे को कैलकुलेट करनी है, और टोटल रिजल्टेंट फोर्स तो उतना ही है, नो डाउट। अब मैं सपोज कैलकुलेट करूं, क्या इतना बड़ा इंटीग्रेशन मेरे को करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा टफ जॉब है। मैं काम करता हूं, आई एम गिविंग यू ए स्टेप, यू कैन सॉल्व इट विदाउट डूइंग द इंटीग्रेशन, विदाउट डूइंग द इंटीग्रेशन। देखो ये हमारा सिलेंडर है, राइट? पानी हमारा कहां पे है? एच हाइट तक है ना? देना एक बार तेरा वो बोतल। ये बोतल का लेंथ हमारा एल है, मतलब ये सिलेंडर का लेंथ एल है, राइट? पानी कितने हाइट तक है? ये बॉटम से आर हाइट तक है, बॉटम से आर हाइट तक है। मैं सपोज इस पानी को ऐसे कवर कर दूं, एक प्लेट लगा दूं सिलेंडर के जगह में पानी को रोकने के लिए, देन ये प्लेट कैसे होगा? रेक्टेंगुलर प्लेट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट का हाइट कितना है? जस्ट इमेजिन, ऐसा लगाऊंगा नहीं, जस्ट इमेजिन व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट? आर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट? दैट इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर। देन अब ये एक रेक्टेंगुलर फेस हो गया, समझ में आ गया? ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, जिसकी हाइट हो गया आपका आर, लेंथ हो गया एल, समझ में आ गया? देन आपको ध्यान होगा, जब कल हमने क्वेश्चन किए थे, सपोज पानी हाइट एच तक हो, पानी हाइट हमारा एच तक भरा हुआ ना, इतना इतना, ये हो गया बॉटम लाइन। देन हमारा प्रेशर कितना होता है ना, फोर्स कितना होता है? ये जो फोर्स लगेगा इस तरफ को, ये जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर, ऊपर से नीचे जाओ, रो जी एच प्लस जीरो, यहां पे प्रेशर जीरो, डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेट। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट? हाइट h इंटू एल। अभी h इंटू एल, यही है ना? h देन ये कितना हो जाएगा? रो जी एच स्क्वायर एल बाई 2। एच यहाँ पे कितना है? आर स्क्वायर एल बाई 2। देखो आ गया क्या? तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो निकालनी है। अच्छा, और रही समझ में आ गया ये बाबा? क्या रही वर्टिकल फोर्स, क्या वर्टिकल फोर्स ऑफ थ्रस्ट के बराबर है? मान लो ये सिलेंडर नहीं होता, इधर मैं कट कर देता, पानी यहां तक भरा रहता, इसको कट कर दिया, इतना पानी यहां तक भरा रहता, एम आई राइट? समझ में आ गया? पानी यहां तक भरा रहता, और ये सिलेंडर रखने के बजाय से इतना पोर्शन के पानी हमने डिस्प्लेस कर दिया, इतना पोर्शन के पानी हमने डिस्प्लेस कर दिया। ओके, कितना लेंथ तक? पूरा जो सिलेंडर का लेंथ है उतना पानी। देन ऑफ थ्रस्ट एफ वाई इज नथिंग बट द ऑफ थ्रस्ट,
भाई एफ वाई कहाँ एक्ट कर रहा है? अपवर्ड एक्ट कर रहा है। समझ में आ गया? एफ वाई कहाँ एक्ट कर रहा है? अपवर्ड। देन कितना हो गया? इतना परसेंट का पानी आपका डिस्प्लेस हो गया। अब समझ रहे हो ना? मतलब आप एक खीरा ले लो, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे 4 पार्ट में काटो, तो एक जो आपका फड़ा आएगा उसकी वॉल्यूम की पानी डिस्प्लेस हुई है। देन उसकी वॉल्यूम कितना है? 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। देखो आंसर। हाँ, एफ यू इज इक्वल टू एफ वाई। देखो यही है क्या आंसर? एफ वाई है आंसर, सही है क्या? देखो इसके साथ है। तो विदाउट डूइंग दैट रिगोरियस कैलकुलेशन you can use this concept anywhere, any place, okay, any arrangement। आया समझ में? एफ वाई में मान लो ये कोना नहीं होता, ये तो टच कर गया ना, इधर तो पानी है नहीं, इधर तो पानी कुछ भी डिस्प्लेस नहीं किया। कौन सा? मान लो इसको इतना कट कर दे, पानी यहां तक भर जाएगा, यहाँ पे टच कर रहा है, जहां पे टच कर रहा है वहीं से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ये पानी का लेवल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। देखो इस सिलेंडर के बजाय से कितनी पानी सफर किया है, मतलब डिस्प्लेस हो गई है। ये वाला पर्सन डिस्प्लेस हुआ है पानी, यहाँ पे तो पानी है, ये पानी तो डिस्प्लेस नहीं हुआ। डिस्प्लेस मतलब जो मतलब निकल गया पानी, मतलब डिस्प्लेस कर दिया सिलेंडर के वजह से। इसकी एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। कितना लेंथ तक है? ये है एल लेंथ तक है। एल मल्टीप्लाई कर द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू जी is the weight of the water displaced. Weight of the water displaced is equal to of thrust which is acting along y axis, right? आया समझ में? ठीक, कौन सा आसान है? सेकंड वाला। एक्चुअल कैलकुलेशन आपका पहले वाला, बट यू कैन यूज दिस वन। अच्छा, पहले वाला ले लिया था क्लिप? ओके, ले। आपको पता है वो सेंटर ऑफ फोर्स कहां आएगा? सेंटर ऑफ फोर्स कहां पे आएगा? देखो, टू फाइंड द सेंटर ऑफ फोर्स, टू फाइंड द सेंटर ऑफ फोर्स। हमारा ये सिलेंडर है, पानी यहां तक है, इस हाइट तक, ये हाइट हो गया h। देन ये हाइट हो गया h इज इक्वल टू कितना है? h इज इक्वल टू r। तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स कहां लगता है? h/3 पे। देन x कंपोनेंट का जो फोर्स है h/3 हाइट पे लगेगा। दिस हाइट इज h/3। समझ में आया? दिस हाइट इज h/3, h/3। अच्छा, अब y कंपोनेंट फोर्स, y कंपोनेंट की जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी है। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी कहां लगेगा बच्चे? ये जो पोर्शन है इसके सेंटर ऑफ मास कहां पे है? आपको पता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऑफ ए क्या होता है? मेरे को बताना, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क क्या है? ये सेमी सर्कुलर आर्क क्या है? इट इज 2r/पाई। यहां से डिस्टेंस 2r/पाई। एम आई राइट? ठीक। अच्छा, कोई आर्क हो, ये आर्क है, इसका सेमी वर्टेक्स एंगल मान लो अल्फा,
देन सेंटर ऑफ मास कितना है, r इंटू साइन अल्फा बाई अल्फा। मेरे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना था, 2r, 2r/3π। पक्का देख लो, एक बार देख लो, चेक कर लो। खोलो सेंटर ऑफ मास वाला, खोलो सेंटर ऑफ मास वाला। फोर आर बाई थ्री पाई, हाँ ये ठीक है, 4r/3π। कैसे नहीं है भाई, 4r बाई कहाँ है, आगे कहाँ है, इतना पीछे नहीं है, इतना नहीं है, ये के तो मिसिंग करा है, इसको नोट करो सबकी। ये हो गया 4r/3π, बट सपोज इट इज ए सेक्टर, अब इसका इसका रिजल्ट कैसे याद रखोगे, इस ये वाला रिजल्ट याद रखो, मैं इसलिए पहले ये लिखा, इसमें 2 इधर से ले लो, ये हो जाएगा 2r/3 साइन अल्फा बाई अल्फा, क्योंकि अल्फा इज π/2, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे 4r/3π आ जाएगा। अब ये एक सेक्टर है, इसकी बाइसेक्टर लाइन आपका कैसे आएगा, इस ऐसे ही आएगा, इस एंगल बाइसेक्टर, ये 1 2 3, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इस सेंटर से ये आपका कितना हो जाएगा, ये पाई अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू π/4, देन cm कितना हो जाएगा, RCM इज इक्वल टू 2r/3 साइन π/4 डिवाइड बाय π/4, दैट इज 8r/3π इंटू 1/√2, दैट इज कितना 4√2r डिवाइड बाय 3π। सो ये डिस्टेंस 4, ये बाइसेक्टर होगा 45 डिग्री, इधर से आप लाइन को ड्रॉ करो, ये इधर लग जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास मींस दिस, ये जो जितना पोर्शन का आपका लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ये पूरा फील्ड होगा तो आपका सेक्टर की फॉर्म में आएगा। सो दैट्स व्हाई ये Fy आर्क्स एट दिस पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ Fy, this is the position of fx is acting in this direction, Fy is acting at this point और Fx is acting at this point। अब ये क्या करना चाहेंगे, अभी ऑब्वियसली टॉर्क देंगे, और डिपेंड करता है ये रोटेट, इस इधर रोटेट करता है तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब मैं टॉर्क भी फाइंड कर सकता हूं, सपोज इफ इट रोटेट्स अबाउट दिस पॉइंट आई कैन कैलकुलेट द टॉर्क, राइट साइड टॉर्क कितना होगा, if I want to find the torque, that is Fx, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h/3 प्लस, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, Fy इंटू कितना डिस्टेंस है यहां से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से Fy का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा कितना 4√2r/3π इंटू cos 45, राइट। So that is equal to Fx into h/3. h/3 means h/3 is equal to r/3 plus Fy into ये 1/√2 ये कट जाएगा 4r/3π, right? This is the torque। कैसे, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन ले, यहाँ पे थोड़ी ना डिस्क गूगली घूमेगी, ये भी कर सकते हैं, इसकी भी पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं अबाउट ऐसे घूमे तो,
समझ में आ गया। बट ये ऐसे अबाउट दिस पॉइंट मैंने निकाला टॉर्क, टॉर्क अबाउट दिस टचिंग पॉइंट, इट इज द टॉर्क, टॉर्क अबाउट टचिंग पॉइंट, टचिंग लाइन, जो लाइन टच कर रहा है सिलेंडर का, सिलेंडर का लाइन जो ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। ओके, ये थोड़ी सी अपर वाली बात है, इस लेवल तक क्वेश्चन कहीं पे एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हाइड्रो स्टैटिक प्रॉब्लम्स। ओके, चलो एक बार क्लिप तो ले ही लो, हुआ तो एक बार नोट कर लो। ये दुखी हो रही है, दुखी हो रही है ना, मतलब इसको करने के ये, लेकिन समझना डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू रिमेंबर दैट रिजल्ट, समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो सेंटर मास किस टाइम आई थी? अच्छा, वीडियो देखी थी, इसकी सेंटर मास की डेरिवेशन एक बार देखो, हैं कैसे डिराइव किया, कैसे डिराइव किया एक बार देखो। ठीक है, बट ये रिजल्ट याद रखनी है अल्टीमेटली, हैं? इसका मतलब सपोज मेरे को कंसेप्ट पता है, मैं एफ एक्स इंटीग्रेशन करूंगा नहीं, मैं सीधा निकाल लिया एफ एक्स, सीधा निकाल लिया एफ वाई, इसकी सेंटर पता है, इसके सेंटर वहां से निकाल लिया, तो मैं टर्क निकाल लूंगा किसी भी पॉइंट पे, 2-2 मिनट का काम हो जाएगा। ओके, चलो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसे हाइड्रोस्टैटिक सिर्फ एडवांस में थोड़ा सा ज्यादा एप्लीकेशन है, ठीक ठीक, अदरवाइज पीएमटी में कम आता है। बट कम कम आता है तो ये मतलब ये नहीं है कि देखना नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन तो आएगा। नहीं, इससे पहले, लेकिन डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आया तेरा, पक्का? हम्म अब हम और एक टॉपिक लेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स का, दैट इज सरफेस टेंशन। ये इंटरेस्टिंग है, सरफेस टेंशन। अच्छा, बायो वाले बच्चे हमारे पास बैठे हैं, मॉस्किटोज, हम कहते हैं ना भाई अक्टूबर आ गया, कूलर साफ करके धो के साफ करो, सुखाओ, सुखा के बंद करके रख दो, हैं? ऐसे क्यों, ये बताइए। मच्छर क्यों पनपते हैं, कहाँ पनपते हैं? पानी सड़ जाता है इसलिए। मच्छर होते हैं, पैदा होते हैं या पनपते हैं? अंडे देते हैं, कहाँ पे देते हैं? पानी में, पानी के अंदर, हैं? ठहरे हुए पानी पे अंडे दे देते हैं। वो अंडे कहाँ जाता है? पानी के ऊपर रहता है। चलती हुई पानी में दे देंगे तो क्या होगा? अंडे डूब जाएंगे। इसका मतलब वो अंडे पानी, मतलब अंडे पानी से हैवी है, इसलिए तो डूब जाते हैं। बट जब पानी ठहरा हुआ है, वो फ्लोट कैसे करते हैं? आपको ये पता है कि मान लो एक बॉडी सपोज पानी में डूब जाता है, डूबता है मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो पानी में डूब जाता है वो पानी में फ्लोट कैसे करता? बट ऑयल का डेंसिटी तो कम है, अल्पिन, मतलब फ्लोट करता है, आराम से डालो तो फ्लोट करता है। इसका मतलब देयर इज सम फेनोमेना व्हिच कैन मेक somebody to float on the water surface। बट एक काम करोगे, जो अल्पिन आपका फ्लोट कर रहा है इसमें पानी को थोड़ा सा हिला दो, वो फिर डूब जाएंगे। इसका मतलब दिस इज प्योरली ए सरफेस फेनोमेना, इट इज प्योरली ए सरफेस फेनोमेना। मतलब क्या होता है, पानी का जो सरफेस है ना, पानी का जो सरफेस है जस्ट ऐसे एक जैसे पर्दा टाइप का हो जाता है, ऐसे ऐसे पर्दा टाइप का हो जाता है। एक है जैसे ये पर्दा को मैं खींच रखा हूं ना, ऐसे एक पर्दा टाइप का बन जाता है। इसके ऊपर मैं सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट रखूं, इफ इट डजंट रैप्चर दैट पर्दा देन इट कैन रेस्ट ऑन इट। जो हमारा अंडे हैं मच्छर की, वो ऐसे ही फ्लोट करता है, बट पानी गीला नहीं होता। ये गीला जिस टाइम हो जाएगा, सरफेस इसकी टूट गई, वो फिर डूब जाएगा। मीन्स है वो जो मकड़ी देखो,
पानी में चलते हैं, आप चले जाओ गांव की जोड़ जो है, तालाब है, जस्ट स्टैंड बाय साइड and watch the phenomena. You will find a lot of spiders are walking on the water surface. उसको देख के तुम भी चल पड़ना उसके ऊपर, भाई मकड़ी चल रहा है तो मैं भी मकड़ी हूं, मैं भी चल पड़ू है। इफ यू वांट टू वॉक देन यू विल सिंक। बट अब देखना वो जो चलते हैं उनके पैर, अच्छा जो भी मकड़ी चल रहा होता ना, आप एक काम करना है, एक मकड़ी चल रहा होता है उसके पैर में थोड़ी सी कुछ टच कर दो, थोड़ी सी पानी इसके पैर में टच करते ही वो पानी से पैर उठा नहीं पाएगा, खींच नहीं पाएगा उस सर पे, मतलब जो पॉइंट इसका टच कर गया, एक एक टांग सपोज पानी में टच कर गया, सरफेस पे टच कर गया मतलब गीला हो गया, फिर ये यहां से ये पैर को खींच नहीं पाएगा, आग नहीं जा पाएगा, वो वहीं पे मरेगा, फिर वो वहीं पे मरेगा। मतलब क्यों? उस सरफेस में तब तक चल पाएगा जब तक उसका पैर पैर में पानी चिपके ना, तब तक ये चल पाएगा। मीन्स जैसे हमारे पास एक, मान लो चद्दर हम ऐसे फैला रखे हैं, खींच रखे हैं, उसमें एक स्पाइडर, दो चार एक मान लो स्पाइडर गिर गए, वो चल के आगे चले जाएंगे। जैसे हमने एक चद्दर को ऐसे स्ट्रेच करके रखते हैं, उसके ऊपर स्पाइडर चले जाते हैं, ऐसे पानी के सरफेस के ऊपर भी स्पाइडर चल जाता है। इसका मतलब इट इज ए प्योरली सरफेस फेनोमेना, जिसमें हमारा हमारा जो लिक्विड सरफेस है, इट डेवलप्स ए मेम्ब्रेन। ओके, सो एवरी लिक्विड has certain property because of which this surface behaves like a membrane। समझ में आ गया? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ऐसे मेम्ब्रेन नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा है, नो, इट इज जस्ट स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे मेम्ब्रेन खींचा हुआ है। ओके, सो सरफेस टेंशन को मैं क्या लिखूं? सरफेस टेंशन, द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, सरफेस ऑफ ए लिक्विड, मैं ये कह सकता हूं स्टैग्नेंट लिक्विड, एम आई राइट? लिक्विड एट ए रेस्ट, द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट behaves like a stretched membrane, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करता है, जैसे एक मेम्ब्रेन, चमड़ा, मेम्ब्रेन मीन्स चमड़ा, जैसे खिंचा हुआ पड़ा है, ठीक, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे काम करता है। इसके कारण क्या है? कॉज, एक बार देखो, थोड़ा सा कॉज देखो क्या है, कारण क्या है बच्चे? ये हो गया लिक्विड सरफेस, स्टैग्नेंट लिक्विड। मैं लिक्विड का कोई एक मॉलिक्यूल यहां पे उठाऊं, लेट मी टेक वन मॉलिक्यूल, यू नो देयर आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड इट। अब जब मॉलिक्यूल नजदीक में, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैं एक मॉलिक्यूल उनमें से चूज किया, इसके साइड में जो मॉलिक्यूल्स है, राइट साइड में जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स को खींचते हैं, क्योंकि हर मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल चिपकते हैं ना, ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल आर इन अट्रैक्शन, बट ये फेनोमेना आपकी गैस में नहीं होता। अब यहां पे कोहेशन तो है, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, बट थोड़ी सी मोबाइल कर दो, इतना ज्यादा फोर्स नहीं है, मोबाइल कर दो तो मूवमेंट भी हो जाता है, जो सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड में बिल्कुल फिक्स होता है, रिजिड होता है। तो ये वाला मॉलिक्यूल्स, राइट साइड वाला मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को राइट की तरफ खींचने को कोशिश कर रहे हैं। जितना फोर्स में ये खींच रहे हैं, लेफ्ट वाला मॉलिक्यूल उसको ये लेफ्ट की तरफ खींचने को कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसको ऊपर की तरफ खींचने को कोशिश करेंगे, नीचे वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींचने को कोशिश करेंगे, इधर वाला मॉलिक्यूल इस कोने में इस तरफ को खींचने को कोशिश करेंगे, उस साइड वाला मॉलिक्यूल बाहर इधर खींचने को कोशिश करेंगे, इधर खींच रहे हैं, ये ऐसे खींच रहे हैं।
इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से है, इसको चारों तरफ सब खींच रहे हैं। मान लो एक बच्चा बीच में खड़े हो जाए, सब चारों तरफ से इसमें रस्सी बांध दें और चारों तरफ से, इधर से एक खींच रहा है, उधर से एक खींच रहा है, इधर से एक खींच रहा है, उधर से एक खींच रहा है, चारों तरफ सपोज खींचा जाए, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल? सो दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल डजंट मूव। एम आई राइट? अच्छा, जो ज्यादा डिस्टेंस में मॉलिक्यूल होते हैं वो खींच नहीं पाते हैं। क्यों? आपको पता है द फोर्स इज, फोर्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे ही होता है फोर्स का ग्राफ। ज्यादा डिस्टेंस हो गया, ये नेगेटिव मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो इनकी फोर्स नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है। तो इसीलिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई कुछ डिस्टेंस के मॉलिक्यूल जो है, ये एक मॉलिक्यूल के ऊपर, एक मॉलिक्यूल्स की चारों तरफ कुछ डिस्टेंस तक मॉलिक्यूल है जिनकी फोर्स उसके ऊपर लगता है। इस मॉलिक्यूल को जितना फोर्स चारों चारों तरफ, मतलब नहीं कि स्टार जैसे स्पेस में, थ्री डायमेंशन में जो फोर्स लग रहे हैं, तो ये एक स्फीयर बन गया। इसको क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल है इसको खींचते हैं। ऐसे हर मॉलिक्यूल के साथ है। ओके, नाउ मैं ऊपर चलूं, ऊपर जो मॉलिक्यूल है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल इसको ऐसे खींचेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल साइड में जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस के ऊपर, वो लेफ्ट की तरफ खींच रहे हैं, ये भी लेफ्ट की तरफ, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को, चारों तरफ को खींच रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आते हैं वही खींच रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल का टेंडेंसी है नीचे की तरफ चिपके रहना। एम आई राइट? अब ऊपर वाला लेयर देखो, जस्ट इमेजिन द अपर लेयर। अपर लेयर के ऊपर देखो, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल है, ये वाला साइड मॉलिक्यूल इधर खींच रहे हैं, ये वाला साइड मॉलिक्यूल इधर, ये वाला साइड मॉलिक्यूल इधर, ये वाला ऐसे खींच रहे हैं। नीचे वाला टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इनकी किस तरफ होएगा? ऐसे देखा जाए तो रिजल्टेंट फोर्स इसके नीचे की तरफ होएगा। सो लिक्विड मॉलिक्यूल का टेंडेंसी है उनके भाई बहन जो नीचे है उनके साथ चिपके रहना। बाहर जाना मॉलिक्यूल के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए इधर से एवापोरेट होके या वेपोराइज होके सपोज जाना हो, कुछ ना कुछ इनकी ये जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। इसलिए हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ दैट कोहेशन फोर्स, आपस में कितना फोर्स है ये खींच रहे हैं नीचे की तरफ, मीन्स ऊपर वाला मॉलिक्यूल को नीचे वाला खींच के रख रहे हैं। मैं सपोज ऊपर वाला मॉलिक्यूल को किसी भी कंडीशन में लेके जाऊंगा, इस फोर्स के अगेंस्ट में मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके ये बाहर जाएगा। तो जिसकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। एम आई राइट? क्योंकि उधर से मॉलिक्यूल उठाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मान लो एक बच्चे, मतलब तुम्हारे में से एक को चारों तरफ से सब पकड़ के बैठे हो, आई वॉन्ट टू लिफ्ट हिम अप, मैं उसको उठा के ले रहा हूं, तो तुम्हारा जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में वर्क करूंगा। सो आई हैव टू, तुम्हारा सपोज ज्यादा तेज पकड़ रखे हो, तो आई हैव टू डू मोर वर्क, मीन्स आई हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी। एम आई राइट? सो जितना कोहेसिव फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, एंड दैट इज अ डिफरेंट इशू। मैं अभी ऊपर वाला मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो खींच रहे हैं, बट जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है वो कैसे खींच रहे हैं? ऐसे इधर 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 चारों तरफ को। दूसरा मॉलिक्यूल देखो, उसको भी चारों तरफ को खींच रहे हैं। तीसरा मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। इसका मतलब आप जस्ट इमेजिन करो मकड़ी का जाला, बहुत सारे मॉलिक्यूल से एक दूसरे को ऐसे खींच के एक नेट टाइप का बना दिए। एम आई राइट? सो द मॉलिक्यूल्स आर एडेड, मतलब molecules are attached in such a manner they are attracting each other and forming a membrane। ये membrane कैसे होगा? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? ये ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे को ऐसे ही खींच रहे हैं ना, ऐसे ही खींच रहे हैं। ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? ऐसे तो नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल खींचने की वजह से अपना आप फ्लैट हो जाएगा, मतलब कोशिश करेगा कि ये फ्लैट हो जाए। एम आई राइट? इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे कपड़ा
मैं ऐसे सपोज कपड़ा को खींचूं, कपड़ा के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल ऐसे खींच रखा हूं, ये पार्टिकल है, इसको चारों तरफ वाला पार्टिकल खींच रहे, ये वाला पार्टिकल है, इसको चारों तरफ वाला पार्टिकल खींच रहे, सो इसलिए ये स्ट्रेच्ड हो गया। समझ में आ गया? So that's why the liquid surface behaves like a stretched membrane and there is a very minor thickness जिसको जो आपका एक लिक्विड का मेम्ब्रेन का काम करता है। Then what is the thickness of the membrane? That is radius of sphere of influence. समझ में आ गया? It is the thickness of the membrane, thickness of the membrane and that is equal to the radius of sphere of influence, sphere of influence. Okay, then what is the cause of surface tension? That is ये कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। देन सरफेस टेंशन का कॉज क्या है? सरफेस मेम्ब्रेन का कॉज है कोहेसिव फोर्स, कोहेशन बिटवीन द molecules, among the molecules is the cause, and because of that force the liquid ये molecules on the surface stretches, ये form है stretched membrane. So the liquid surface behaves like a stretched membrane and this is stretched membrane is the cause of surface tension. But surface tension जो है ये एक मतलब हम कहेंगे फिजिकल पैरामीटर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मेरे पास एक कैलेंडर है या कपड़ा का इनविटेशन कार्ड आजकल देखे हो कपड़े में होता है, रोल कर देते हैं, एक डंडा इधर लिए रोल कर दो डंडे बांध देते हैं, ऐसे जैसे राजा महाराजा का लेटर आता था ऐसे खोलते, चिट्ठी खोल के पढ़ते थे ऐसे, फिर रोल कर दिए। ये दोनों रोड को अपना ऐसे खोल दो, मान लो ये एक रोड हो गया, ये एक रोड हो गया, ये हमारा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मैं क्या कर रहा हूं, इस रोड को ऐसे खींच रहा हूं, दोनों रोड को मैं खींच के रखूंगा तो इसके अंदर ये जो कपड़ा है ये स्ट्रेच्ड होकर रहेगा, स्ट्रेच्ड होकर रहेगा नहीं रहेगा? अब मैं किसी को तुम्हारे में से किसी को पकड़ा दूं कि ये जो दो रोड है, ये दो रोड पकड़ के आप खींच रखे हो, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसे खींच रखे हो जैसे कि यहाँ पे सिलवट ना आए, खींचा हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, एक ब्लेड लिया ऐसे कट कर दिया कपड़े को, क्या होगा? जितना काटा, ऐसे नहीं कि खींच के फाड़ दिए, मान लो इतना काट दिया तो ये वाला जगह कैसे हो जाएगा कटने के बाद? ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कट लगाओ ना दिख जाए, कट कर दिया, ये जगह आपका ऐसे ही हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा? अच्छा, अब मेरे को दुख लगा यार मेरा कपड़ा तो फट गया, तो मैं सुई धागा ले लूं, सुई धागा लेके मैं इसको सिलाया, देखो ऐसे सुई धागा लेके सिलाया, सुई धागा लेके सिलाया और ये धागा को खींच लिया, तो क्या होगा? ये वाला साइड नजदीक आके फिर दोबारा जुड़ गए हैं। जस्ट इमेजिन दैट धागा का काम क्या है? अब धागा का काम ये है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को खींच के जोड़ता है, पास ले आता है। इसका मतलब ये है जब ये मैं कट नहीं लगाया था, इस साइड में जितना भी मॉलिक्यूल है या पॉइंट है, राइट साइड वाला पॉइंट जो है इसको खींच के इस तरह को रखे थे नहीं रखे थे हैं, इसलिए तो ये खिंचाऊ, मैं काट दिया तो ये खिंचाऊ कट गई, तो इसलिए तो फैल गए हो। फिर इस साइड में जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल, ये पॉइंट है, इन पॉइंट को राइट साइड वाला पार्टिकल, ये पॉइंट्स जो है ऐसे खींच के रखे थे। जो सिलाई का काम, जो धागा का काम हमने बाद में किए, वो पहले उसी फॉर्मेट में थे, इसका मतलब क्या है? कोई भी एक लिक्विड सरफेस है, उसके ऊपर एक लाइन इमेजिन करो, ये लाइन ऐसे है, देख रहे हो ना? ये लाइन मैंने इमेजिन किया, ये लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस के ऊपर एक लाइन इमेजिन किया।
इस लाइन का इस तरफ को जो पार्टिकल्स है और इस तरफ के पार्टिकल है, ये ऐसे कर दिया तो सेपरेट हो गए। बट जब वो सेपरेशन में नहीं थे, ऐसे ही थे, ये वाला इस साइड के जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है, उस साइड मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींच के रखे थे, और इस साइड में जो मॉलिक्यूल्स है, इन साइड वाला मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल को ऐसे खींच के रखे थे। मतलब इन दोनों को सपोज जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर खींचूंगा, इसको इधर खींचूंगा, एम आई राइट? तो इसलिए जुड़ेंगे वो। इसका मतलब ये है, उस साइड वाला सरफेस इसको एक फोर्स में खींच रहे हैं, इस साइड वाला मॉलिक्यूल्स ओ वाली साइड के मॉलिक्यूल्स को इस तरफ को खींच रहे हैं। ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही कट करूंगा मैं, कोई भी एक कपड़ा को, जैसे ढोलक है, ढोलक में ऊपर जो चमड़ी लगाते हैं वो चारों तरफ से खींच के रखते हैं, मैं ऐसे ऐसे छोटा सा कट मार दिया तो ऐसे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब पहले कहीं पे मैं किसी भी डायरेक्शन में मार सकता हूं कट। तो कोई भी जहां पे कट लगाया उसकी दूसरे वाला साइड इस वाला साइड को खींच के उस तरफ को लेने का चाहते हैं, उस वाला साइड को ये वाला मॉलिक्यूल्स अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एम आई राइट? देन आप देखो, लिक्विड की सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन में इमेजिन करूं, लाइन का लेंथ एल है, तो इसके ऊपर इधर को फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ को लग रहा है, इस तरफ को जितना फोर्स लग रहा है उस तरफ को उतना ही फोर्स लग रहा है। मैं ये लाइन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इमेजिन करूं, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी एंगेज्ड, देन ये फोर्स, इसमें फोर्स इस तरफ को, इसमें भी फोर्स राइट साइड। अब लाइन का लेंथ ज्यादा बढ़ा दिया, दो मॉलिक्यूल के बीच में जितना फोर्स होगा, चार मॉलिक्यूल्स के बीच में, इधर दो इधर दो, इधर एक एक मॉलिक्यूल्स, आप देख रहे हो ना बच्चे, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल आपस में अटैच कर रहे हैं, जितना फोर्स होगा, दो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे तो ये फोर्स ज्यादा होगा कम होगा? क्यों? उतना फोर्स थोड़ी ना, ये दोनों आपस में खींच रहे हैं, ये जितना फोर्स में खींच रहे हैं ये दोनों जुड़ गए हैं, तो ये भी उतना फोर्स में खींचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? डबल हो गया। ये तीन हो गए तो ट्रिपल हो गया। तीन हो गए, मान लो ये दो पार्टिकल टचिंग कर रहा हूं मैं, एक कागज, मान लो एक बोर्ड ले लिया, छोटा सा फेविकल लगा के कागज चिपकाया, और ज्यादा फेविकल लगा के कागज चिपकाया, और ज्यादा फेविकल मतलब ज्यादा लेंथ में, तो ज्यादा लगाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा उसको उखाड़ने में, एम आई राइट? इसका मतलब मोर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक बच्चा, सपोज तुम दो बच्चे बैठे हो, एक दूसरे को एक्स फोर्स लगाते हो, ये एक दूसरे को एक्स फोर्स लगा रहे हैं, ये और ये दोनों एक एक्स फोर्स लगा रहे हैं, बट ये दोनों उन दोनों के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? 2x। ये दोनों इन दोनों के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? 2x। सो मोर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोर इज द लाइन आई एम इमेजिनिंग, more will be the number of molecules engaged in attraction, more will be the force. Then the force is directly proportional to length I am imagining. Am I right? मतलब जितना मैंने लेंथ यहाँ पे इमेजिन करना है, जितना लेंथ बढ़ाऊंगा ये फोर्स दोनों साइड में बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, देन फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एल। ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, मैं इसको टी सिंबल दे दिया। कई बार किसी बुक में एस भी सिंबल देते हैं, किसी बुक में एस दिया हुआ है, दिव्य समझ में आ रहा है? देन दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस टर्म को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। मतलब फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये किसकी लेंथ की बात कर रहे हैं हम? कोई भी लेंथ हम इमेजिन करें, कोई भी लेंथ हम इमेजिन करें, स्ट्रेचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ that we imagine
ओके, देन इसकी यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन पर मीटर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? एक डायरेक्शन है। ओके, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन दैट वी इमेजिन। समझ में आ गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द लिक्विड surface and perpendicular to the line imagined। समझ में आ गया? जो लाइन हम इमेजिन करेंगे उससे परपेंडिकुलर है, लिक्विड पे ही होता है, गैस में नहीं होगा। होता है वो सॉलिड में नहीं। ओके, टेक ए क्लिप। कंडीशन है इसे, ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जाएगा, मतलब पैर पानी में गीला नहीं होना चाहिए। मतलब पानी में गीला हो गया तो जहां पे गीला हो गया इस जगह में सरफेस टूट गई। ओके, सरफेस टूट गई। गीला क्या, आप तो ब्लेड भी फ्लोट करवा सकते हो पानी के ऊपर, है ना? चलो आज हम इतना करेंगे, कल इसकी टॉपिक को आगे करते हैं।